साथियों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िलहाल मैं फिर से अब तमाम साथियों के सामने हिंदी के क्लास को लेकर हाजिर हो चुका हूँ। जी हाँ, अब तक जो बच्चे पिछली क्लासेस को नहीं किए हैं उनसे मैं मुअद्दबाना दरख्वास्त गुजारिश रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उस क्लासेस को भी ज़रूर करें, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मालूम होगा कि तारीख़ इम्तिहान जो फ़िक्स था वो 22 जनवरी था, लेकिन अब उनको 20 जनवरी यानी कि और घटा ही दिया गया है, तो अब आपके पास और कम वक्त रह गया है। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। अब तमाम साथियों के सामने सवाल कहता है, इससे पहले आप लोगों को प्रश्न संख्या 12 तक करवा चुका था, इस क्लास में 13 से मैं करवाऊंगा। तो ये फ़ुक़ानिया एग्जामिनेशन के हिंदी के क्वेश्चंस हैं। सवाल कहता है कि मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे। यानी कि दोस्तों, कहने का मतलब है कि मोह और प्रेम में अंतर होता है। मोह समझते हैं जिसको बोलते हैं माया, ठीक है, और प्रेम प्रेम बोलते हैं किसको, प्यार को। तो ये दोनों में जो है ना अंतर होता है। तो वही कह रहा है कि बाल गोविंद भगत के जो जीवन की किस घटना के आधार पर आप इस कथन का सच सिद्ध करेंगे कि ये सही है। ठीक है, चलिए, इसका जवाब होगा कि यह निसंदेह सत्य है कि मोह और प्रेम में अंतर होता है। इसे भगत के जीवन की इन दो घटनाओं के आधार पर सत्य, सत्य का मतलब होता है सही, और सिद्ध का मतलब होता है खुलासा किया जा सकता है। आइए देखते हैं कौन दो घटना के ऊपर। इसका जवाब है कि लोग अपने प्रियजनों की मृत्यु पर रोते धोते हैं, यह उनका मोह है। परंतु भगत अपने बेटे से प्रेम करते हैं। वो जीते जी उसे प्रेम का अधिक हकदार मानते रहे और उसकी मृत्यु पर आत्मा परमात्मा का मिलन माना। ठीक है दोस्तों, इस आधार पर। दूसरा, इस आधार पर कि बाल गोविंद भगत अपने बुढ़ापे में अकेला होने पर भी बहू को उसके भाई के साथ भेज देते हैं। अपने बुढ़ापे से मोह नहीं दिखाते हैं, परंतु बहू से प्रेम करते हुए उसके भाई से उसका क्या कहते हैं पुनः विवाह करने का आदेश देते हैं, यानी कि फिर से। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं, यानी इनका कहने का मतलब है कि मोह और प्रेम में जो अंतर है वो बाल गोविंद भगत के इसी आधार पर है। यानी बाल गोविंद भगत अपने बेटे से कितना प्यार करते थे, लेकिन फिर भी वो मृत्यु होने पर वो इस चीज़ का शोक और जतन नहीं मनाया कि क्या कहते हैं मेरा बेटा चले गया, ये हो गया, वो हो गया। तो वो डायरेक्ट क्या सोचे कि वो परमात्मा यानी कि खुदा से जाकर मिल गए। उसके बाद फिर दूसरा चीज़ ये है कि उनकी जो बहू थी बाल गोविंद भगत की, उनके बेटे की जो वाइफ है, तो वो जब उनके बेटे का निधन हो गया दोस्तों, तो उस वक्त लोग ये जो बुढ़ापे के कगार पर थे, कौन, बाल गोविंद भगत। तो अगर ये मोह रखते तो वो कह सकते थे कि बहू तुम यहीं रहो, हमारी खिदमत करो। लेकिन उस मोह को ख़त्म करके उन्होंने जो उस बहू के जो भाई थे उनको सौंप दिया कि इसका पुनः विवाह करवा दो। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक बाल गोविंद भगत को गृहस्थ साधु क्यों मानता है, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। यानी कि दोस्तों, लेखक जो है ना वो बाल गोविंद भगत को गृहस्थ साधु क्यों मानते हैं, आइए देखते हैं। तो कह रहा है कि बाल गोविंद भगत घर परिवार वाले आदमी थे। उनके परिवार में उनका बेटा और पतोहू थे। उनके पास खेती बाड़ी और साफ सुथरा मकान था। इसके बाद भी बाल गोविंद भगत साधुओं की तरह रहते और साधु की सारी परिभाषाओं पर खरा उतरते थे। इसीलिए लेखक ने भगत को गृहस्थ साधु माना है। यानी कि दोस्तों, कहने का मतलब है कि लेखक इसलिए उनको गृहस्थ साधु माना कि वो उनके पास घर भी था, द्वार भी था, खेती बाड़ी भी था, ठीक है दोस्तों, कपड़े लत्ते भी थे, क्या समझे, घर के अंदर पुतोहू भी थे, ठीक है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर हर किसी के पास ये हो तो क्या वो साधु बनना चाहेगा, नहीं बनना चाहेगा, क्योंकि वो सोचेगा जब हमारे पास इतना सारा चीज़ है, मैं इतना महान हूँ, तो फिर मैं साधु क्यों बनूँ दोस्तों। तो इसीलिए क्या कहते हैं, लेखक ने इसी आधार पर उनको कहा है कि गृहस्थ क्यों मानते थे। ठीक है दोस्तों, तो वो इसी आधार पर मानते थे। उसके बाद एक चीज़ मैं बता दूं कि जितने भी बच्चे वर्ष 2025 के अंदर फ़ुक़ानिया की परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि एग्ज़ामिनेशन के अंदर बेहतरीन मार्क मिले, तो उसके लिए दोस्तों आपको इस नोट्स को परचेज करना होगा। जी हाँ दोस्तों, मदरसा बोर्ड के न्यू पैटर्न पर आधारित हमने फ़ुक़ानिया एग्ज़ामिनेशन 2025 के लिए VVI नोट्स
जो कि हर साल बच्चों को देते हैं और आप लोगों को भी दिया जा रहा है। अगर आपने उस नोट्स को अब तक परचेज नहीं किया है तो अभी 50% डिस्काउंट के साथ मात्र 199 रुपये में दिया जा रहा है। ये नंबर नोट कर लीजिए, 92 633 41 119। इस नंबर पर प्यारे साथियों आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप इस नोट्स को परचेज कर सकते हैं। इस नोट्स की खासियत ये है कि इनके अंदर मात्र 199 रुपये में सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा और इसके अंदर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन रहेंगे जो कि अक्सर मदरसा बोर्ड के अंदर पूछे जाने के इम्कानात होते हैं। जी हाँ, अगर नहीं लिया तो उसे जल्द से जल्द परचेज कर लीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल कहता है कि भगत अपनी सब चीज साहब की मानते थे, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। यानी कि बाल गोविंद भगत जो है साहब किसे मानते थे, तो कबीर को। तो इनको क्यों मानते थे, इसका उदाहरण कह रहा स्पष्ट करने के लिए, यानी कि मिसाल देने के लिए। बाल गोविंद भगत अपनी सब चीज साहब की मानते थे, इसका उदाहरण ये है कि उनके खेत में जो कुछ पैदा होता था उसे सिर पर लाद कर साहब के दरबार में ले जाते थे। उस दरबार अर्थात मठ में उसे भेंट स्वरूप रख लिया जाता और उन्हें जो कुछ प्रसाद स्वरूप दिया जाता उसी में गुजारा करते। यानी कि दोस्तों, बाल गोविंद भगत जो है कबीर को साहब मानते थे। इनका खुद का खेत था, लेकिन फिर भी वो कबीर के क्या कहते हैं दरबार में जा करके वो सभी चीज़ों को ले जा करके जमा कर देते थे। और ऐसा होगा आज के दौर में कि भाई मेरा खेत, और हम जा करके साहब यानी अपने गुरु के दरबार में जाकर उस चीज़ों को रख दें। जिस तरीके से धान हुआ तो इसको क्या करेंगे, हम ले जाकर रख देंगे। आज के दुनिया में होगा, ऐसा नहीं होगा। तो वो क्या करते थे कि वो अपने गुरु के दरबार में ले जा करके उसको रख देते थे और वहां से क्या कहते हैं उस दरबार में अर्थात मठ में उसे भेंट स्वरूप रख लिया जाता था। ठीक है, और जो कुछ उसे थोड़ा सा प्रसाद के रूप में मिलता था वहां से उसी से वो गुजारा करते थे। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि साहब की क्यों मानते थे और कैसे मानते थे। फिलहाल आज की इस क्लास में हिंदी का इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।